प्रणाम भारत। आप सभी का स्वागत है आज़ाद वनडे एकेडमी में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है। ठीक है, टोटल आज की इस क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 1 to 40 यानी कि 40 क्वेश्चंस का जो है विश्लेषण समझेंगे। एक प्रश्न के 4 बहुविकल्पी हैं और 4 के चारों जो बहुविकल्पी हैं उन सभी के जो उत्तर हैं स्पष्ट रूप से आप समझेंगे। इस सीरीज में हम टोटल 125 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 75 क्वेश्चन लास्ट के 3 वीडियो में 25-25-25 करके डिस्कशन कर लिया है। आज की इस वीडियो में आप जो है 40 क्वेश्चन करेंगे, अर्थात 75 पहले हो चुके हैं और 40 अभी हो जाएंगे। आपके 115 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए। यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल या फिर आपका यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या फिर यूपीपीएससी या आरओ एआरओ के एग्जाम में जहां पर आपका हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। फोकस्ड हो जाइए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे क्रमशः बताऊंगा। एक ऑप्शन अगर क्यों सत्य है, क्यों सही है, और उसके साथ साथ जो उसके विकल्प है वो गलत है तो क्यों गलत है, एक चीज़ का स्पष्ट जो है यहाँ पर निवारण मिलेगा। यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन वो 40 क्वेश्चन में जब 4 विकल्पों का विश्लेषण होता है तो 4 विकल्पों का विश्लेषण बहुत बड़ा चला जाता है। ठीक है, तो अर्थात ये जो समय है थोड़ा सा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को मेंटेन कर लीजिएगा, पॉज करिएगा, स्पीड मेंटेन कीजिएगा और प्रयास ये कीजिएगा जब मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं तो उस समय आपको क्लिक करना है कि भाई ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो है उसको एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है प्रश्न संख्या 1 से 40 तक है पूर्णतः जो है यहाँ पे। तो सामान्य हिंदी में एक आपका छोटा सा एक अपठित गद्यांश है पहले तो। ठीक है, तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया तो गद्यांश अगर आपको सॉल्व करना है तो गद्यांश सॉल्व करने से पहले उसके जो आंसर हैं या क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको आपको जो है क्वेश्चन और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है विकल्पों को पढ़ लेना है, ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए कि ये गद्यांश में क्या क्या पूछे जाने वाला है, और हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल जाए। ठीक है, चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि एक बार मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, इसके बाद फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आज का मानव, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका ये कह रहा है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि, आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या देन है? ऑप्शन दे रहा है कि जीवन की अपरिमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है, यह प्रश्न भी आपका है। भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, भौतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण सत्कार प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वसित हैं, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, थर्ड आपका हो गया और फोर्थ भी हो गया। यहाँ पे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या क्या है ऑप्शन में, अणु विस्फोटकों को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ठीक है, तो 5 प्रश्न आपके सामने निकल के आए हैं और ये पांचों प्रश्न को माइंड में रखते हुए एक बार आपको छोटा सा सेक्शन यहाँ पे जो दे रखा है इसको आपको पहले पढ़ना है। अपठित गद्यांश है, इसको आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला और
दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, कुछ सेक्शन को मैंने यहाँ पे जो है सर्कुलर भी किया है। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझ आ गई कि ये जो पूरा गद्यांश से अपठित गद्यांश से इसके बारे में 5 क्वेश्चन दिए हैं और इन 5 का जो है आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये जो लेख है गद्यांश है, ठीक है, इनके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये जो इनका विषय है, वैसे विषय अगर बात करें तो विज्ञान, नैतिकता और मानव मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आज का मानव अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति इसलिए सांकुल है क्योंकि, ठीक है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। नहीं, अभी हमने ही पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अतः इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। सी जो आंसर है इसका वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। हमने क्या पढ़ा है? जीवन की अपरिमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ठीक है, आपने इसमें क्या पढ़ा है? गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का एकांगी विकास या जीवन का सर्वांगीण विकास या जीवन की अपरिमित भौतिक विकास। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो जीवन की अत्यधिक गतिशील यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जीवन की अत्यधिक गतिशीलता होना चाहिए। यहाँ पे एक आंसर आपका है, एक ऑप्शन और है, जीवन की अत्यधिक गतिशीलता। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन की अत्यधिक गतिशीलता। यही हमारे विज्ञानाधृत शिक्षा की देन है। ठीक है, यदि आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जीवन की अत्यधिक गतिशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करके या मानव सभ्यता का विनाश करके। आपको समझना है यहाँ पे कि व्यक्ति विशेष को या फिर मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जाए। ठीक है, तो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। किसको? नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करेंगे, इसके बाद ही जो है जो मानव जीवन है उसको भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। इसका तो हो गया आपका आंसर नंबर बी। 4 नंबर है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्यों? विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, साहित्य
धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ठीक है, जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा सकता क्योंकि इसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर आपका 4। ठीक है, तो 4 नंबर का जो आपका आंसर है करेक्ट है, सी नंबर, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, अभी चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अणु विस्फोटकों को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो या उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ठीक है, तो यहां पे व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दी जाए। ठीक है, क्षुद्रता को, व्यक्ति की जो क्षुद्रता है ना, उसको राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दी जाए। अणु विस्फोटकों को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव हो पाएगा। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। आंसर नंबर ए आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। रामरच बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए है रेखाचित्र, नाटक, यात्रा वृत्तांत और उपन्यास। पहली बात तो ये कि रामरच बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये भी समझना पड़ेगा कि रेखाचित्र क्या होता है। ठीक है, नाटक क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, उपन्यास क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा अभी आइडिया है कि माटी की मूर्तें किसने लिखी है तो आप समझ जाइएगा। वैसे तो ये विधा है और ये रेखाचित्र है, और इसका जहाँ तक विषय है वो ग्रामीण जीवन, किसान पर जो है संबंधित है। ठीक है, और अर्थात यहाँ पे जो आंसर इसका करेक्ट होगा वो होगा रेखाचित्र होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ क्यों सही है, क्योंकि रेखाचित्र में किसी व्यक्ति, जीवन, परिस्थिति का संक्षिप्त चित्रात्मक वर्णन होता है। ठीक है, और माटी की मूर्तियों में जो है ग्रामीण समाज और साधारण लोगों के जीवन को छोटे छोटे प्रभावशाली चित्रों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, न लंबा कथानक है, ना मंची संवाद है, बस जीवन की छोटी सी झलक दिखाई गई है। ठीक है, इसलिए रेखाचित्र उचित होगा। अगर बात करें हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की, आपके नाटक की, तो नाटक गलत है। नाटक क्यों गलत है? नाटक में संवाद होते हैं, दृश्य होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक है, मंचीय संरचनाएं होती हैं, और माटी की मूर्तों में नाटकीय संवाद दृश्य नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नाटक नहीं है। यदि हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे यात्रा वृत्तांत की, तो यात्रा वृत्तांत क्यों गलत है? यदि हम देखें तो यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि यात्रा है, स्थान है, मार्ग है, अनुभव का वर्णन होता है। ठीक है, इस रचना में यात्रा वर्णन नहीं है बल्कि सामाजिक व्यक्ति चित्र का वर्णन है, इसलिए यात्रा वृत्तांत भी नहीं है। उपन्यास आपका जो चौथा नंबर का ऑप्शन है उपन्यास, ये भी क्यों गलत है? उपन्यास को यदि आप समझें तो उपन्यास क्यों गलत है? उपन्यास में लंबा कथानक होता है। ठीक है, घटनाक्रम होते हैं। ठीक है, अनेक पात्र होते हैं। ठीक है, और माटी की मूर्तें छोटे छोटे रेखा चित्रों का संग्रह है, इसमें कोई लंबी कथा नहीं है, इसलिए उपन्यास भी नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है माटी मूर्तें, ठीक है, माटी की मूर्तें या फिर गांव के चेहरे रेखा चित्र से संबंधित है, जो कि रामरच बेनीपुरी जी की एक विधा है, जिसके आप बोलते हैं रेखा चित्र में माटी की मूर्तें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 7, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपको प्रश्न दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अवधी, मगही, छत्तीसगढ़ी और बघेली, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से नहीं आती है। तो पहली बात आपको याद रखना है कि हिंदी में जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। जबकि छत्तीसगढ़ी और बघेली, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी और ये बघेली, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली है। यहाँ पे मगही जो ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है, यानी कि यही नहीं आता है पूर्वी हिंदी की बोली में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली है, और बघेली भी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, मगही की बात करें ना हम तो स्वतंत्र भाषा है वैसे ये। ठीक है, और ये पूर्वी हिंदी की बोली है वैसे अगर आप देखें। ठीक है, और ये बिहार क्षेत्र में बोली जाती है, सॉरी, मगही जो है बिहार क्षेत्र में बोली जाती है और पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अवधी गलत है क्योंकि ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी पूर्व हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। इसी भाषा में यदि आप बात करेंगे तो रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे पूर्वी हिंदी की बोली
नहीं कहा जाना उचित नहीं होगा, ठीक है। और मगही तो आपका आंसर हो ही गया है। छत्तीसगढ़ी की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ी गलत क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी समूह में आती है, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रमुख बोली जो है, इसलिए ये भी पूर्वी हिंदी में शामिल है। और हम बात करें लास्ट की आपकी बघेली की, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बघेली जो है मध्य प्रदेश में रीवा है, सतना है क्षेत्र में बोली जाती है इसमें, ठीक है, तो इसे भी पूर्वी हिंदी की बोली माना जाता है, इसलिए यह विकल्प जो आपका गलत हो गया है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम से अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अलावा कोई ऑप्शन में आता है जैसे मगही आया, ठीक है, तो वो अलग भाषा की बोली होगी, तो वो वहां पे आपको ऑप्शन नहीं देखना है, वो आपका करेक्ट आंसर या फिर जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। तो स्वतंत्र भाषा है, मगही बोली जाती है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, ठीक है, मतलब कि बांग्ला भाषा से क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। कविवचन सुधा आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, कविवचन सुधा, दूसरा है चंद्रावली, तीसरा है विद्या सुंदर, चौथा है नई चाल में ढली, ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दे रखे गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर जो इसमें है विद्या सुंदर है, ठीक है, ये करेक्ट है। बाकी सब इनकरेक्ट क्यों है, मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूं, ठीक है। रचना जो है आपकी विद्या सुंदर वैसे जो करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है, ठीक है, तो वहां से आया हुआ है, और ये बांग्ला से जो है इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, एग्जैक्टली अगर आप समझें, ठीक है। और दूसरा इसके बाद अगर आप बात करें कविवचन सुधा, तो कविवचन सुधा क्यों गलत है, कविवचन सुधा पत्रिका है, काव्य संकलन के रूप में प्रसिद्ध है, ना कि नाटक के रूप में, ठीक है, और यह किसी बांग्ला नाटक का अनुवाद भी नहीं है, इसलिए कविवचन सुधा गलत है आपका। इसके बाद बात करेंगे आप चंद्रावली की, तो चंद्रावली क्यों गलत है, चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है, चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है एक बांग्ला से अनुदित नहीं है ये भी, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है, ठीक है। और ये जो है विद्या सुंदर अगर आप बात करें तो विद्या सुंदर का जो सेक्शन है ये तो आपका करेक्ट ही हो गया, नई चाल में ढली, एक ऑप्शन आप बात करेंगे नई चाल में ढली, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, ना कि यह किसी बांग्ला रचना का अनुवाद है, ठीक है, अतः जो है ये भी गलत हो गया है, ठीक है। तो आपको एकदम फाइनल याद रखना है कि भारतेंदु का बांग्ला से अनुदित नाटक कौन सा है, तो विद्या सुंदर है, कौन सा है, विद्या सुंदर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका विद्या सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, ठीक है, या उपाधि दी थी। तो बात करें यहां पे बनारसी दास, सुंदर, सेनापति, कादिर, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को बताया था, तो यदि आप बात करेंगे तो इसमें सुंदर को बताया था, कवि कौन है, सुंदर, और इनको उपाधि कौन सी दी गई, महाकवि राय की उपाधि दी गई, और उपाधि किसने दी थी, मुगल बादशाह शाहजहां ने दी थी, ठीक है। कौन सा काल था, यदि आप काल की बात करें तो ये जो है काल था रीतिकाल था, ठीक है, रीतिकाल में शाहजहां ने, ठीक है, इनको महाकवि राय की उपाधि दी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो जो है यदि आप बात करें ना इसके बाद वाले जो ऑप्शन है जैसे कि बनारसी दास, ठीक है, तो बनारसी दास क्यों गलत है, यदि आप बात करें कि वो आत्मकथा अर्थकथनाक के लेखक हैं, ठीक है, और उन्हें यह उपाधि नहीं दी गई है, ठीक है। यदि आप बात करें कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सेनापति, सेनापति क्यों गलत है, क्योंकि सेनापति जो है रीतकालीन कवि है, ठीक है, और यह उपाधि उनको भी नहीं मिली हुई है, ठीक है। और हम बात करें कादिर की, तो कादिर क्यों गलत है, कादिर संबंधित कवि नहीं है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बी नंबर, सुंदर की बात करेंगे, सुंदर जो है रीतिकाल के कवि हैं जिनको मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरे, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, संगीत, विद्रूपता, अनुरूपता या अभिरामता, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, व्यंग जो है लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है, किस पर करता है, संगीत पर, विद्रूपता पर, अनुरूपता पर या अभिरामता पर, यह करता है विद्रूपता पर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्रूपता आ जाएगी, ठीक है। तो व्यंग क्या है, व्यंग ढंग से बोला जाता है ना कि व्यंगात्मक ढंग से बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे विद्रूपता, तो विद्रूपता का मतलब क्या है कि कुरूपता से होता है, ठीक है। किसी को व्यंगात्मक ढंग से ही आप बोलेंगे ना कुरूपता के बारे में, या उसके भद्देपन के बारे में, या उसके विकृत रूप के बारे में, या उसके जो बेढंगापन है उसके बारे में,
तो आप व्यंग्यात्मक रूप में बोलेंगे, ठीक है। किसमें बोलेंगे? व्यंग्यात्मक रूप में आप बोलेंगे। यदि आप इसमें देखें जो विधा है इनकी एक जो है व्यंग है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है व्यंग का? समाज की विकृतियों को जो है समझाना या दिखाना या दर्शाना, ठीक है। और यदि हम बात करें प्रमुख व्यंगकार की, तो प्रमुख व्यंगकार है आपके हरिशंकर परसाई, ठीक है। आप नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंगकार है, हरिशंकर परसाई, ठीक है। ये आपके प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि दूसरा जो ऑप्शन है आपका संगीत, ठीक है, ये क्यों गलत है? यहां पे यदि बात करें संगीत व्यंग का विषय नहीं है, ठीक है, विद्रूपता ही सही होगा। अनुरूपता गलत क्यों है? क्योंकि अनुरूपता का अर्थ सामंजस्य होता है, ठीक है, व्यंग से नहीं होता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है कि अभिरमता, ये भी कोई व्यंग नहीं है, ठीक है, अभिरमता भी कोई व्यंग नहीं है, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे विद्रूपता से ही संबंधित है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा, व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ठीक है, इसको समझते हैं एक बार कि रहीमदास जी हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, कबीरदास जी हैं या फिर तुलसीदास जी हैं। किसकी बात कर रहा है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन से हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि इसमें से रहीमदास जी में या फिर मलिक मोहम्मद जैसी जी में या कबीरदास जी में या तुलसीदास जी में, कबीरदास जी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। बाकी सबकी यदि हम बात करें कि इनकी जो है कबीरदास जी की जो शाखा है वो कौन सी है? भक्ति शाखा है, ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है। और धारा कौन सी है? अगर धारा पूछते तो निर्गुण भक्ति। कौन सी धारा है? निर्गुण भक्ति धारा है, ठीक है, निर्गुण भक्ति है, ठीक है। अब रहीमदास जी की बात करें तो रहीमदास जी आपके जो है ये सगुण हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं, ठीक है, सगुण भक्ति धारा के हैं ये, ठीक है। तो यहां पे रहीमदास जी भी नहीं होंगे। यदि हम बात करें जायसी जी की, तो जायसी जी जो है ना, जायसी जी ने एक अपनी रचना करी है, ठीक है, कवि हैं वो भी जायसी जी, तो प्रामाख्यान परंपरा के हैं वैसे ये, और इन्होंने एक रचना करी है पद्मावत, ठीक है। बहुत पूछी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बार बार मतलब पूछा जाता है पद्मावत को लेकर के, ठीक है, पद्मावत वैसे, ठीक है, तो पद्मावत बार बार पूछा जाता है। और कबीरदास जी इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तुलसीदास जी भी सगुण राम भक्ति की हैं, सगुण राम भक्ति, सगुण राम भक्ति धारा के हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। जयदत्त प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है, जयदत्त प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं? चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, बलदेव चंद्र और भगवान सिंह, ठीक है। तो सीधा सा इसका जो आंसर होगा जयचंद्र प्रकाश जो है भट्ट केदार, ठीक है। इस महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार। कौन है? भट्ट केदार है। कृति क्या है? जयदत्त प्रकाश और लेखक है भट्ट केदार। और ये विधा पता है क्या है? यह है महाकाव्य, ठीक है। और ये महाकाव्य आपका लिखा है शायद रीतिकाल से संबंधित महाकाव्य है ये, ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पे चंद्रबरदाई की, तो चंद्रबरदाई गलत है, क्योंकि इन्होंने रचना करी है पृथ्वीराज रासो की, ठीक है। यदि आपसे पूछता है पृथ्वीराज रासो, तो सीधा संबंध किससे है पृथ्वीराज रासो का? इन्होंने लिखा चंद्रबरदाई जी ने, ठीक है। ये पूछा जाता है, ठीक है। भट्ट केदार यहाँ पे आपका सही हो गया। फिर बलदेव चंद्र जी की यदि आप बात करें तो बलदेव चंद्र जी भी संबंधित नहीं है। और इसके बाद आप बात करें कि भगवान सिंह जी, तो ये भी संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायावादी युग से, शुक्ल युग से, छायावतोत्तर युग से या फिर द्विवेदी युग से? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। सीधा सीधा दिमाग लगाना कि मैथिली शरण गुप्त जी की जब भी बात आएगी, ठीक है,
तो ये है द्विवेदी युग से। कौन से युग से? द्विवेदी युग से। ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि मैथिलीशरण गुप्त हैं द्विवेदी युग से। यदि आप बात करेंगे तो इनको उपाधि भी दी गई है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है। और ये द्विवेदी युग से हैं। और इनकी प्रमुख कृति अगर बात करेंगे तो भारत भारती इनकी एक जो है प्रमुख कृति है, ठीक है। किनकी? मैथिलीशरण गुप्त जी की भारत भारती। भारत भारती, ठीक है। भारत भारती की इनकी प्रमुख कमी है। और इनकी यदि आप कृति के अलावा बात करेंगे भाषा शैली ना, तो भाषा शैली इनकी सरल होती है, संस्कृत निष्ठ होती है और राष्ट्रीय चेतना से युक्त होती है, ठीक है। इसके बाद यदि आप बात करेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे छायावादी युग, तो छायावादी युग क्यों गलत है? छायावादी युग के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, ये सब छायावादी युग से हैं, ठीक है। इस युग की क्या विशेषता है? यदि आप बात करें कल्पना, रहस्य, आत्मानुभूति, ठीक है, आत्मानुभूति और जो है भावुकता इत युग में रही है, ठीक है। तो छायावादी युग में है सारी चीजें। और मैथिलीशरण गुप्त की जो कविता है यदि आप बात करें राष्ट्र, समाज और आदेशों पर है, ठीक है, ना कि व्यक्तिगत अनुभूति पर केंद्रित है, ठीक है। तो वो छायावादी युग से नहीं है, वो द्विवेदी युग से है। यदि आप बात करेंगे शुक्ल युग की, तो शुक्ल युग क्यों गलत है? शुक्ल युग की यदि आप बात करते हैं तो ठीक है, तो शुक्ल युग का जो संबंध है ना आलोचना और इतिहास लेखन से है, ठीक है। और यदि आप बात करें कि शुक्ल युग तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। इस युग के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यदि आप बात करें शुक्ल युग से संबंधित, ठीक है। और मैथिलीशरण गुप्त जी जो है इस काल के कवि नहीं है, ठीक है। और छायोत्तर युग आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है छायोत्तर युग, ठीक है, छायावधोत्तर युग आप यदि बोलते हैं, ठीक है। तो ये छायावधोत्तर युग क्या है? छायावधोत्तर युग छायावाद के बाद का समय है, ठीक है। एग्जैक्टली इसको बात करें छायावाद के बाद का समय है। इसमें प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, आदि आती हैं। और मैथिलीशरण गुप्त जो है इससे पहले के कवि हैं, ठीक है। इसलिए यह भी गलत है। अर्थात क्या हुआ कि द्विवेदी युग आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, ठीक है। कौन है प्रवर्तक? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि आपसे पूछा जाए कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इस युग की क्या क्या विशेषताएं हैं? कि इस युग की विशेषताएं है राष्ट्रीय चेतना, नैतिक आदर्श, सामाजिक सुधार, सरल संस्कृतनिष्ठ भाषा, ठीक है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाएं मैंने आपको बताई, एक तो बताई मैंने भारत भारती, और एक और आप लिख सकते हैं साकेत, ठीक है। भारत भारती और एक लिख सकते हैं आप साकेत, ठीक है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं, ठीक है। पूछा क्या गया? ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है एक व्यंग्य है, ठीक है। और इस व्यंग्य के संग्रह के जो है व्यंग्यकार कौन है? धर्मवीर भारती, हरशंकर परसाई, मैथिलीशरण गुप्त या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। अभी तो मैंने व्यंग्य के बारे में बताया था आपको, ठीक है, कि जो व्यंग्य है ना, व्यंग्य के लेखक अभी मैंने आपको बताए थे कि जब भी व्यंग्य की बात आएगी ज़्यादा से ज़्यादा व्यंग्य जो है व्यंग्यात्मक ढंग से जिसने भी लिखा है वो हरशंकर परसाई जी हैं। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है इस व्यंग्य के जो संग्रह के व्यंग्यकार हैं, कौन है? व्यंग्यकार हैं आपके हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। यदि आप बात करते हैं कि धर्मवीर भारती जी की, तो धर्मवीर भारती जी जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि धर्मवीर भारती जो है मुख्यतः कवि हैं, उपन्यासकार हैं एवं नाटककार हैं, ठीक है। उनकी प्रसिद्ध कृतियां अंधा युग जो नाटक है, ठीक है, अंधा युग, अंधा युग नाटक है इनका ये, ठीक है, धर्मवीर भारती जी का। और एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है गुनाहों का देवता, पूछा जाता है, एक उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता उपन्यास है। तो व्यंग्य साहित्य के लेखक नहीं माने जाते हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। आपका हरशंकर परसाई आपके करेक्ट ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है इसमें मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। तो मैथिलीशरण गुप्त जी यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि मैथिलीशरण गुप्त जी के बारे में मैंने बताया अभी आपको, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, ठीक है। उनकी रचनाएं राष्ट्रवादी और नैतिक आदर्शों पर आधारित है, ना कि व्यंग्य पर, तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके भवानी प्रसाद मिश्र, क्यों गलत है भाई? भवानी प्रसाद मिश्र जो है छायोत्तर काल के संवेदनशील कवि हैं। किसके हैं? छायोत्तर काल के,
छायोत्तर काल के, छायोत्तर काल के कवि हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ठुठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? हरशंकर परसाई, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो रचनाएं दे रखी हैं एक तरफ, और एक तरफ जो दे रखा है इनकी साहित्यिक विधाएं, इनके साथ हमको मैच करना है कि निर्मल, ठीक है, निर्मला, चिंता के फूल, वरदान और भारत दुर्दशा, ठीक है। विधा क्या क्या दे रखी हैं? निर्मला क्या है? नाटक है क्या? कहानी है या निबंध है या उपन्यास है? या फिर चिंता के फूल नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास है? या वरदान नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास में से क्या है? या फिर भारत दुर्दशा नाटक, कहानी, उपन्यास, इनमें से क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा और एकदम सही सुमिलित करना है, ठीक है। मैं आपको इनके साथ साथ इनके लेखक भी बता दूंगा। निर्मला की बात करें तो निर्मला जो है, इसके लेखक कौन है निर्मला के? पहली बात तो समझिएगा, प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और ये जो है निर्मला क्या है? निर्मला यदि आप बात करें तो निर्मला एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक है। चिंता के फूल, चिंता के फूल की बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है इसको। चिंता के फूल को किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और ये इनका एक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है, ठीक है। तो ये हो गया बी का आपका 3rd नंबर और ए का आपका हो गया 4th नंबर, ठीक है। वरदान, यदि आप वरदान की बात करें तो वरदान भी जो है कहानी है और इसके भी लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, ठीक है। तो वरदान क्या है? ये कहानी है, ठीक है। सी का हो गया 2nd नंबर। और डी भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। यह एक नाटक है। क्या है ये? एक नाटक है, ठीक है, हरिश्चंद्र। तो आपका ए का निकल के आया चौथा, ठीक है, बी का हो गया तीसरा और सी का हो गया आपका दूसरा और डी का हो गया आपका पहला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने एंड से, ठीक है। मैंने आपको चारों बता दिए हैं। यदि आप इनकी व्याख्या की बात करें तो निर्मला जो है प्रेमचंद जी का सामाजिक उपन्यास है, ठीक है, जिसमें दहेज और स्त्री जीवन की समस्याओं का चित्रण है, ठीक है। यदि आप बात करें चिंता के फूल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जो है निबंध संग्रह है, जिसमें साहित्य और जीवन से जुड़े विचार व्यक्त किए गए हैं। और यदि आप बात करते हैं वरदान, तो वरदान जो है प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका कथानक सीमित और प्रभावशाली है, ठीक है। और भारत दुर्दशा यदि आप बात करते हो तो हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। अपादान कारक, संपादान कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक? भाई किसके कारण बच्चे जाते हैं? बस के कारण जाते हैं। तो जहां पे कारण दिखा दिया जाए वहां पे जो सीधी सीधी बात है करण कारक आ जाएगा। कौन सा कारक आ जाएगा? बच्चे बस से जाते हैं, इसके कारण जाते हैं, बस के कारण जाते हैं, ठीक है। अपादान कारक नहीं होगा ना, अपादान कारक यहाँ पे गलत होगा। अपादान कारक क्यों गलत होगा? अगर अपादान का मतलब क्या होता है कि अलग होने या विलोम का बोध करवाता है। जैसे कि बात करें पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये क्या हुआ कि पेड़ से कोई चीज अलग हो रही है। वो क्या अलग हो रहा है? पत्ता। तो जब अलग होने की या अलगाव की, ठीक है, या विलोम की या वियोग की बातें आएंगी, वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। संपादान कारक क्या होगा? संपादान कारक में क्या होता है? दान की या देने या लेने के भाव की बोध होती है, ठीक है। प्राप्ति होगा या दान होगा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि राम को पुस्तक दो, ठीक है, राम को पुस्तक दो। या तो मैं बात करूं एक सेंटेंस आपको, और मैंने गरीबों को कंबल बांटे, ठीक है, मैंने गरीबों को कंबल बांटे। या फिर राजा ने राजकोष से दान दिया, ठीक है। तो जहां पे बात आ जाएगी देने या लेने की, वहां पे सीधे सीधा संप्रदान कारक आपका होता है, ठीक है।
कर्म कारक नहीं होगा। कर्म कारक क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है इस वाक्य में जो है आप देखें तो क्या किसी चीज का क्रिया का कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं भाई, इस वाक्य में बस या पाठशाला कर्म है ही नहीं। बस या पाठशाला कर्म जो है कर्म नहीं है, अर्थात जो है क्या नहीं होगा कि कर्म कारक भी नहीं होगा, तो करण कारक होगा इसमें। ठीक है, करण कारक उस साधन या माध्यम को दर्शाता है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पे जो है बच्चे बस से, ठीक है, तो बस के माध्यम से पाठशाला जाते हैं, इसलिए से जो सेक्शन आया यहाँ पे के कारण, ठीक है, बस के कारण जो है विद्यालय जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 17। वाचस्पति, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ठीक है, आपको समास से प्रश्न आया हुआ है कि संबंध तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, नए तत्पुरुष है या फिर अलूक तत्पुरुष है। अब आपको जो है समास के बारे में कुछ अच्छे से समझ में जब तक नहीं होगा तब तक आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको आंसर बता दूं कि ये अलूक तत्पुरुष है। अलूक तत्पुरुष अब ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, यदि आप बात करें वाचस्पति, तो वाचस्पति का जब आप विच्छेद करिएगा ना तो कुछ ऐसे विच्छेद होगा, वाच धन पति। ठीक है, वाच धन पति। यहाँ ये जो वाच है, इस वाच का अर्थ क्या होता है? वाणी। वाच का अर्थ क्या होता है? वाणी। पति मीन्स होता है स्वामी, जो वाणी का स्वामी हो। जो वाणी का स्वामी हो उसको क्या बोलते हैं? वाचस्पति बोलते हैं। ठीक है, तो वाणी के स्वामी को क्या बोलते हैं? वाचस्पति। अब हम बात करें तत्पुरुष की, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई? संबंध तत्पुरुष समास में संबंध सूचक शब्दों का की के का जो है भाव होता है। जैसे हम बात करें राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र, सीधा सीधा, और यहाँ पे कोई शब्द का लोप नहीं होता। यहाँ पे देखिए ना, आपने संधि विच्छेद जब किया है तो एक शब्द जो है यहाँ पे परिवर्तित हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है, और वाच धन पति मिलकर के एक नए शब्द को जन्म दे रहा है, वाचस्पति को। राजपुत्र जब आप करिएगा इसका जो है समास विग्रह, तो क्या निकल के आएगा? राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का जो पुत्र होगा तो संबंध तत्पुरुष होगा। यहाँ पे राजा के साथ पुत्र का संबंध दिखाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि वाचस्पति में संबंध का अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ समास रचना की विशेषता संबंध नहीं है, बल्कि मूल शब्द अपरिवर्तित है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे बात करें बहुब्रीहि जो है। ठीक है, ये क्यों गलत है कि बहुब्रीहि समास में समस्त पद का अर्थ उसके घटक शब्दों से, ठीक है, तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे हम बात करें कि नीलकंठ, ठीक है, बात करते हैं नीलकंठ, तो नीलकंठ एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास का, नीलकंठ। ठीक है, अब नीलकंठ किसे कहते हैं? जिसका कंठ नीला हो। किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे जिसका कंठ नीला है, उसको बोलते हैं हम नीलकंठ। और वाचस्पति का जो अर्थ है वाणी का पति या फिर वाणी के स्वामी, ठीक है, जो तीसरा अर्थ नहीं है। तीसरा अर्थ यहाँ पे क्या है? नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, और यहाँ पे क्या है? वाणी का स्वामी है। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं होगा। नए तत्पुरुष, नई तत्पुरुष क्या होता है भाई? नए तत्पुरुष समास में नकारार्थक आ, अन, ना आदि का प्रयोग होता है। किसका किसका? आ, अन और ना का। ठीक है, आ, अन और ना, ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यदि आप बात करें नकारात्मक जो है इसमें रहेंगे, जो नकारात्मक अर्थ देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं इसका एग्जाम्पल, असत्य, असत्य, और एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको इसका, अनपढ़, अनपढ़। देखिए यहाँ पे आ या अन, ठीक है, ये जो है शब्द ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लास्ट, आपका जो नेक्स्ट है अलुक तत्पुरुष। क्योंकि ये अलुक तत्पुरुष क्या होता है, यही इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों करेक्ट है, तो आप समझिएगा कि अलुक तत्पुरुष समास में पहला पद अपने मूल रूप में बना रहता है और उसका लोप नहीं होता है। जैसे वाचस्पति में वाच का कोई लोप नहीं हुआ है, ये कहीं परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, वाचस्पति में वाच शब्द बिना परिवर्तन के बना हुआ है। ठीक है, इसलिए यह अलुक तत्पुरुष समास का स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो वाचस्पति का जब विच्छेद करेंगे तो वाच धन पति होगा, यह बात भी आपको यहां पे देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, अव्यय पूछा हुआ है, वह लाचार है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। ठीक है,
इसमें जो है आपसे क्या पूछा हुआ है, अव्यय पूछा हुआ है, तो इसका जो है सीधा सीधा आंसर जो होगा वो कारणवाचक अव्यय होगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट है इसका। यदि हम बात करें इसको जो है भावार्थ की और हर चीज को विस्तृत व्याख्या की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे परिणामवाचक से स्टार्ट यदि आप करें, ठीक है, उससे पहले समझिए कि उसकी लाचारी का कारण बताया गया। यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी लाचारी का कारण बताया गया है। उसकी लाचारी का कारण क्या है, वह अंधा है। ठीक है, वह अंधा है, उसकी लाचारी का कारण बताया गया। जब भी कारण बताया जाएगा तो अव्यय कौन सा हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, परिणामवाचक जो आपका सेक्शन है ये गलत है। ठीक है, परिणामवाचक नहीं होगा, क्योंकि परिणामवाचक अव्यय किसी कार्य के फल या नतीजे को मतलब बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आएगा आपको इसलिए या फिर फलस्वरूप। ठीक है, तो फलस्वरूप कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ परिणाम आ रहा है। ठीक है, या इसलिए कोई चीज हो रही है, तो वहां पे आपका क्या होगा, परिणामवाचक अव्यय होगा। ठीक है, अर्थात यह विकल्प आपका गलत है। और नेक्स्ट यदि आप बात करें संबंधवाचक, संबंधवाचक आपका अव्यय क्यों नहीं होगा भाई, संबंधवाचक क्यों नहीं होगा, संबंध कहाँ है, संबंधवाचक अव्यय दो संज्ञाओं या वाक्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे का, की, के, से, ऐसे वर्ड आएंगे वहां पे, यहाँ क्योंकि किसी संबंध का बोध नहीं करा जा रहा है भाई। ठीक है, कोई संबंध नहीं है, तो ना परिणामवाचक है ना संबंधवाचक है। ठीक है, अब संकेतवाचक, यदि हम बात करें कि संकेतवाचक अव्यय किसी संकेत, शर्त या संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि संकेत रहेगा या फिर उसमें जो है संभावनाएं रहेंगी या तो शर्त रहेंगे। यदि लगा के क्वेश्चन आपका आएगा या फिर वाक्य आएगा, तो जब तीन जो है सेंटेंसेस में रहेंगे। जब संकेतवाचक की बात करेगा, यदि आएगा, ठीक है, तो आएगा या फिर जब आएगा, ऐसी जो है चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है, तो वाक्य में कोई संकेत या शर्त नहीं है, अर्थात जो है कारणवाचक ही आपका सही होगा। कारणवाचक अव्यय किसी कार्य या स्थिति का कारण स्पष्ट करते हुए आता है। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से भी देखेंगे और परीक्षा के दृष्टि से भी देखें तो कारणवाचक अव्यय ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, समुद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, उदक, तुंग, अर्णव, विश्वंभर। ठीक है, तो पहले तो आपको चारों के अर्थ पता होने चाहिए। वैसे तो करेक्ट आंसर है इसमें अर्णव होगा। अर्णव का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, उदक, उदक गलत है। ठीक है, उदक क्यों गलत है, उदक का अर्थ क्या होता है, जल या फिर पानी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जल या फिर पानी। ठीक है, तुंग, तुंग की बात करेंगे। ठीक है, तो तुंग गलत है। तुंग का अर्थ होता है ऊंचा या विशाल होना। ठीक है, ऊंचा होना या फिर विशाल होना, तो ऊंचा पर्वत होता है, समुद्र नहीं। ठीक है, ऊंचा या फिर विशाल होना होता है। अर्णव का मतलब ही होता है आपका समुद्र। क्या होता है अर्णव का मतलब, समुद्र है ये, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है आपका, संस्कृत का। ठीक है, तो अर्णव का मतलब होता है समुद्र। और बात करेंगे नेक्स्ट आपका विश्वंभर, तो विश्वंभर भी गलत है। विश्वंभर क्यों गलत है, विश्वंभर का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, जो संसार को धारण करने वाला हो, जो संसार को धारण करने वाला हो उसको बोलते हैं विश्वंभर। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वंभर भी आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सौदामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है, गंगोत्री, व्यापारी, दारा या विद्युत। गंगोत्री, गंगोत्री है क्या, गंगोत्री तो आपको पता ही है, ये उद्गम स्थल है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है ना। ठीक है, इसका संबंध किसी प्राकृतिक स्थान से है, सौदामिनी थोड़े ना है। सौदामिनी किसी प्राकृतिक शक्ति को दर्शाते हैं, नहीं, ये एकदम प्राकृतिक शक्ति की यदि आप बात करेंगे तो बिजली को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, विद्युत को। ठीक है, सौदामिनी का जो पर्यायवाची है वो है विद्युत। ठीक है, यदि आप बात करेंगे गंगोत्री, तो गंगोत्री यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि ये जो है उद्गम स्थल है गंगा जी का। व्यापारी, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति उसको व्यापारी बोलते हैं। और बात करें आप दारा की, तो जो है दारा या धारा जो है, ठीक है, दो धरा होता है, वैसे दारा गलत लिखा हुआ, धरा होगा, धरा वर्ड होगा यहाँ पे। पृथ्वी का जो है धरा मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे दारा नहीं है, यहाँ पे धरा है, धरा लिखा होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये पृथ्वी के बारे में है। तो विद्युत जो है, सौदामिनी जो है आपका, सौदामिनी का अर्थ होगा बिजली या फिर आकाशीय विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, विरचित, उद्भावना, संघटना, रचना, विन्यास।
ठीक है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो संरचना शब्द के लिए यहाँ पे अनुचित पूछा गया है, तो बाकी विरचित उचित है, संगठन उचित है, रचना विन्यास भी उचित है। अनुचित है आपका उद्भावना, ठीक है। उद्भावना जो है यहाँ पे अनुचित हो जाएगा, ठीक है। संरचना का अर्थ क्या होता है कि बनावट होता है, व्यवस्था या संगठन होता है, ठीक है। विन्यास, संगठन, रचना, विन्यास सभी का अर्थ जो है संरचना से मेल खा रहा है आपका, ठीक है। जबकि उद्भावना का जो अर्थ है उसका मतलब होता है कल्पना या विचार की उत्पत्ति, जो संरचना के अर्थ से मेल नहीं खाता है, ठीक है। इस बात को यदि आप समझेंगे तो संरचना के अर्थ से उद्भावना जो है मेल नहीं खा रहा है, तो ये यहाँ पे आंसर ये गलत है, ठीक है। कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, अर्थात यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही वाला है, अनुचित है। तो अनुचित कौन सा है, उद्भावना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। रस के बारे में बातचीत करेंगे, रस को हम पूर्णतः यहाँ पे डिस्कशन भी कर लेंगे, क्योंकि स्थायी भाव, संचारी भाव बार बार आपके पास रस के बारे में आता रहेगा, ठीक है। तो आप शायद इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे, मैं खुद ही सॉल्व करवाऊँ, इससे अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रस के बारे में बता दूं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन, इसके अलावा जितने भी रस से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार रस काव्य का आत्म तत्व है। रस क्या है, काव्य का आत्म तत्व है, काव्य का आत्म तत्व है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक रस की अनुभूति एक स्थायी भाव के विकसित होने से होती है, ठीक है। जब भी किसी रस की उत्पत्ति बनेगा तो वहां पे क्या होगा, एक स्थायी भाव जरूर होगा, ठीक है। और रस का जो व्यवस्थित निरूपण है किसने किया है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है। किसने किया है, भरत मुनि ने किया है। तो भरत मुनि जी ने बताया है नाट्य शास्त्र में रस के बारे में, नाट्य शास्त्र में, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। अपने एंड से आपको समझना है रस एवं स्थायी भाव की मैं आपको एक सूची बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे रस का नाम लिखेंगे और इसका स्थायी भाव लिखेंगे, ठीक है। तो क्रम से लिखेंगे, इधर लिख देते हैं क्रम, ठीक है। इधर लिख देते हैं इसका स्थायी भाव, और यहां पे लिख देंगे रस का नाम, ठीक है, कौन सा रस होगा, ठीक है। तो क्रम में हम देखेंगे, नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक है। नंबर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले जो रस का नाम होगा आपका श्रृंगार रस होगा। यहाँ पे कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो याद रखना आपको रति, ठीक है। कौन सा है, रति। स्थायी भाव कौन सा है, रति, रति नामक स्थायी भाव है इस पे। चलिए दोबारा बनाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, या फिर इससे वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, चलिए और भी वापस आ जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टिक कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। रति, श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर में आपका आएगा हास्य रस, ठीक है। कौन सा रस आएगा आपका, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव जो आपका कौन सा होगा, हास्य नामक स्थायी भाव होगा इसमें, ठीक है। तीसरे नंबर में बात करेंगे आप जो है तो यहां पे आएगा करुण रस। कौन सा रस आएगा, करुण रस आएगा आपका, ठीक है। तो करुण रस का जो है स्थायी भाव कौन सा होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है, करुण रस। नंबर 4 आदि आप बात करते हैं तो रौद्र रस होता है, ठीक है, रौद्र रस। रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है आपका, क्रोध होता है,
क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट जो है, यदि आप बात करेंगे रौद्र रस के बाद में, तो वीर रस है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस, इसका उत्साह होता है उत्साह। नेक्स्ट आप बात करेंगे नंबर 6 की। ठीक है, तो नंबर 6 में आपका आता है जो है भयानक रस। ठीक है, भयानक रस, भयानक रस, और इसका होता है भय। इसका होता है भय। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बीभत्सव रस। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका बीभत्सव रस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, बीभत्सव रस ना, तो ये आपका है बीभत्स रस। रस का नाम इधर लिखना है, बीभत्स रस, बीभत्स रस। ठीक है, और इसका जो है स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा। फिर आपका नेक्स्ट है 8 नंबर। ठीक है, तो आपका होता है अद्भुत रस। कौन सा होता है, अद्भुत रस। क्या बोलते हैं आप, अद्भुत रस बोलते हैं। ठीक है, अद्भुत रस। अद्भुत रस होता है आपका। ठीक है, अद्भुत रस, और इसका जो है एक स्थायी भाव होता है आपका विस्मय। क्या होता है स्थायी भाव, विस्मय होता है इसका स्थायी भाव। और नेक्स्ट आपका है नंबर 9। तो नंबर 9 आपका है शांत रस। कौन सा है, शांत रस। ठीक है, शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, तो ये आपके जो है 9 रस हैं, जिनका उल्लेख जो है भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में किया है। ठीक है, तो आपको 9 के 9 रस मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। इनका स्थायी भाव और रस का नाम आपको याद रखना है। श्रृंगार रस का है रति, हास्य रस है हास, करुण रस है शोक, और रौद्र रस है क्रोध, वीर रस है उत्साह, भयानक रस है भय, और उसका स्थायी भाव विभत्सा का जुगुप्सा, अद्भुत रस का है विस्मय, और शांत रस का है निर्वेद। तो आपको इतना याद रखना है कि 9 रस हैं और 9 के 9 का जो है यहाँ पे स्थायी भाव क्या होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और मैं चलता हूं अपने प्रश्न पे। ठीक है, ये रहा अपना प्रश्न। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। अभी हमने बात की, तो रौद्र रस की बात करेंगे तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का कौन सा है, क्रोध है। ठीक है, बाकी सब जो है नहीं है। ये बात आपको एकदम करेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। साक्षास्त्र का उचित विच्छेद क्या होगा। ठीक है, एक शब्द दे रखा है साक्षास्त्र, उसका उचित संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो बाकी 3 तो वैसे भी गलत है। सचधन शास्त्र, ठीक है, गलत है। ये सतधन शास्त्र, ये भी गलत है। सचधन शास्त्र, ये भी गलत है। सतधन शास्त्र, ये आपका जो है करेक्ट है, सतधन शास्त्र। ठीक है, यदि आप बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, सत धन शास्त्र। अब यह शब्द जो है सत और शास्त्र के संधि से बना है। ठीक है, यहाँ पे जो ता है, ठीक है, और शास्त्र में यदि आप देखें यहाँ पे क्या, ये लास्ट में ये ता है इसका, और इसका ये सा है। तो ता और सा, त धन सा, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, छा। ठीक है, क्या बना रहे हैं, छा बना रहे हैं। ठीक है, तो जब जो है सत के अंत का ता और शास्त्र के प्रारंभ का सा साथ आते हैं, तो संधि के नियम अनुसार सा धन ता।
ठीक है, या त धन स ये छा हो जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो सत धन शास्त्र जो है सा छात्र बनाता है, सा शास्त्र, ठीक है, ये बात आपको एकदम दिमाग में रख लेनी है कि भाई संधि का नियम कहता है जब ता और सा एक साथ आएंगे तो ये क्या बनाएंगे, छा बनाएंगे, ठीक है, छा, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे दोहा, सोरठा, कुंडली, रोली, ये आपको थोड़ा सा जो है इनका आइडिया लेना है, ठीक है। तो प्रश्न है किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, ठीक है, तो क्या दोहा का होता है, दोहा छंद का, सोरठा छंद का, या फिर कुंडलियों का, या फिर रोला का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है वो रोला है, बाकी सब इनकरेक्ट हैं, ठीक है। यदि आप देखेंगे कि हिंदी छंद शास्त्र में प्रत्येक छंद की जो है ना अपनी रचना है, ठीक है, मात्रा विधान है और विशेष लक्षण होते हैं, ठीक है। कुछ छंद अपनी विशेष शब्द रचना के कारण पहचाने जाते हैं, जैसे रोला छंद की जो है हम बात करें तो रोला छंद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस छंद में प्रथम यानी कि जो पहला पद है और अंतिम जो आखिरी शब्द है वो समान होते हैं, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई लाइन में पूरा छंद लिखा हुआ होगा तो उसमें जो प्रथम शब्द होगा और जो आखिरी शब्द होगा वो दोनों समान होंगे, ठीक है। इस समानता के कारण रोला छंद में शब्दगत आवृत्ति और लयात्मक जो है संतुलन भी उत्पन्न होता है, ठीक है। यदि आप विकल्पों की बात करेंगे दोहा की, ठीक है, तो दोहा क्यों गलत है, यदि हम बात करें तो दोहा छंद में दो पंक्तियां होती हैं, कितनी होती हैं, दो होती हैं, और इसकी जो पहचान है मात्रा विधान से करते हैं, कितनी, 13 11 या फिर 11 13, ठीक है, 13 11 या फिर 11 13, इसमें जो है ये मात्राएं होती हैं लघु एवं दीर्घ, ठीक है, तो वो मात्राएं आपको जो है देखनी पड़ती हैं। तो दोहा छंद में प्रथम और अंतिम शब्द जो है समान होने का कोई नियम नहीं है, अर्थात ये जो है गलत हो जाएगा। बात करेंगे सोरठा की, तो सोरठा छंद दोहे का उल्टा रूप माना जाता है, ठीक है, जिसमें मात्राओं का क्रम बदल जाता है, ठीक है। इस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द की कोई समानता अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट जो है अपना है कुंडलियां, ठीक है, तो कुंडलियां क्यों गलत है भाई, कुंडलियां छंद जो है दोहा और रोला का मिश्रित रूप है, ठीक है, इसमें जो है दोहा भी होगा और रोला भी होगा, दोनों का जो है एक मिश्रित रूप होगा, ठीक है। इसमें रोला का प्रभाव थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन पूरे छंद का पहला और आखिरी शब्द समान हो ऐसी कोई आवश्यक नियम नहीं है, अर्थात जो रोला है वो सही है। रोला छंद की पहचान है उसकी विशिष्ट शब्द रचना होती है, इस छंद में जो है पहला और अंतिम शब्द एक ही होता है जो छंद को पूर्णतः और लयबद्ध तरीके से जो है बनाता है, इसी कारण छंद शास्त्र में रोला को इस विशेषता के लिए जाना भी जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रोला जो होता है उसका प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है या एक सा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का आपको विलोम बताना है, मार्दव, आर्जव, मृदुलता या फिर आर्तव, ठीक है। तो कौटिल्य का जो होता है वैसे तो आर्जव होगा, ठीक है। तो कौटिल्य का पहली बात तो आपको मतलब समझना होगा कि कौटिल्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कौटिल्य का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा आदमी, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ापन हो, कुटिलता हो जिसके अंदर, चालाकी हो, सरलता जिसके अंदर क्या हो, अभाव हो, उस व्यक्ति विशेष को क्या बोलेगा, कौटिल्य बोलेगा। यह शब्द व्यक्ति के चरित्र व्यवहार की नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। किसी को आप जो उसकी संज्ञा दे देते हैं, किसी को उसके नाम से बता देते हैं कि ये कौटिल्य है, ये टेढ़ा व्यक्ति है, कुटिल व्यक्ति है, चालाक व्यक्ति है, ठीक है, या सरलता का अभाव है इसके अंदर, या ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। थोड़ा सा आप ये भी देखिएगा नॉलेजेबल भी होता है, इकोनॉमिकली जो है कौटिल्य से जो है संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे कि कौटिल्य का हमारे पास विलोम पूछा है, जहाँ सीधापन और ईमानदारी नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आर्जो शब्द का अर्थ होता है सरलता, सीधापन, निष्कपटता या फिर ईमानदारी, ठीक है। इसका मतलब ही ईमानदारी है, सीधा आदमी है, ठीक है, सीधापन होता है इसका मतलब, उसका मतलब होता है टेढ़ापन, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है। यदि आप बात करें निष्कपटता होगी इसके अंदर, सरलता होगी इसके अंदर, सरलता होगी, ठीक है। तो कौटिल्य में जो है ये भाव देखेंगे तो कौटिल्य क्या है, कौटिल्य होता है, चालाक होता है, टेढ़ापन होता है, या फिर सरलता तो बिल्कुल ही नहीं होती, उसमें अभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लियर हो गया है। और मार्दव जो है, मार्दव इसका मतलब होता है कोमलता, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कोमलता से होता है, ठीक है, कोमलता से होता है, नम्रता से होता है, किससे होता है, नम्रता से होता है, ठीक है। तो ये जो सटीक नहीं बैठ रहा है उसके साथ में, ठीक है। यदि आप बात करें कठोर का विलोम हो सकता है, ठीक है, कुटिलता का नहीं हो सकता है, कौटिल्य का बिल्कुल नहीं हो सकता है ये,
ठीक है, तो आर्जो यहाँ पे सही है और मृदुलता तो एकदम गलत है। ठीक है, मृदुलता का मतलब क्या होता है, नरमी होती है ना, शक्ति का विलोम होता है नरमी, या फिर कोमल स्वभाव वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं मृदुलता वाला व्यक्ति। ठीक है, लेकिन कुटिलता वाला व्यक्ति का जो है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, मृदुलता का अर्थ क्या हो गया, नरमी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, आपसे पूछा है कि क्रिया बताना है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया बताना है, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, कौन सी क्रिया हो रही है, वैसे पढ़ने क्रिया हो रही है, तो पढ़ने क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यदि आप बात करें तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में समझें कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो और मुख्य क्रिया के होने से, ठीक है, मुख्य क्रिया के होने की जो है पृष्ठभूमि तैयार करे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, यदि हम बात करें, एग्जाम्पल है कि वह पुस्तक पढ़कर सो गया। ठीक है, तो यहां पर आया पढ़कर, तो ये जो है कौन सी क्रिया हुई, पूर्वकालिक प्रक्रिया हुई। यहाँ पे वैसे दो क्रियाएं हैं, एक तो पढ़ना है और एक है सोना। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एक है पढ़ना और एक है इसना दूसरा है सोना, दो प्रक्रिया हैं। तो पहले वो सोया या फिर पहले उसने पढ़ाई करी, नहीं भाई, इसने पहले पढ़ना क्रिया संपन्न करी, उसने पुस्तक को पढ़ा है, तो ये पूर्वकालिक प्रक्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, इस प्रकार पढ़कर शब्द जो है कौन सी पूर्वकालिक क्रिया का कार्य कर रहा है। ठीक है, और सोना उसके बाद हो रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे स्पष्ट रूप से सही हो जाएगा कि अब पढ़कर क्या होगा, तो पढ़कर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, यदि आप बात करें कि इसके बाद जो है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, या फिर आप बात करें संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ी होती है। ठीक है, पहली बात करें संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया जो है यहाँ पे गलत हो गया, क्यों, क्योंकि संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ी होती है। जैसे कहेंगे तो ये देख लिया, खा लिया। ठीक है, देख लिया या फिर खा लिया, तो इसमें मुख्य क्रिया के साथ ये जो है आएंगे। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया भी होगी और मुख्य क्रिया भी होगी, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी आपकी। और यदि आप बात करते हैं कि प्रणर्थक क्रिया, ठीक है, कौन सी, प्रणर्थक क्रिया, तो प्रणर्थक क्रिया में किसी काम को करवाने का जहाँ पे भाव होता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि पढ़वाना, लिखवाना, ठीक है, पढ़वाना या फिर लिखवाना, तो यहाँ पे प्रणर्थक क्रिया आ जाएगी। ठीक है, यदि इसके बाद आप बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया वह होती है इसमें कर्म आवश्यक होता है, वहां पे सकर्मक क्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है, सकर्मक क्रिया था यहाँ पे ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं अपने, तो इसका आपका हो गया पूर्वकालिक क्रिया। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो है हम कंठ तालु और इन सब चीज़ों को भी एक बार समझ लेंगे कि व्यंजन जो है ना, व्यंजनों का मैं कंप्लीट, व्यंजनों का या फिर वर्णमाला का यदि आप कहें तो छोटा सा मैं यहाँ पे आपको विश्लेषण दे दूंगा कि कंठ तालु से उच्चारण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो कंठ तालु से उच्चारित, तो वैसे यहाँ पे अ है, यही आंसर आपका है, क्योंकि यही कंठ तालु से बोला जाता है। ठीक है, यदि आप हिंदी वर्णों का जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत देखना चाहें तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे अगर यदि आप देखें तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दो स्थानों के संयुक्त प्रयोग से होता है। जैसे अ वर्ण है तो उसका उच्चारण क्या है, कंठ, कंठ मतलब क्या होता है, गला, और तालु, तालु मतलब होता है तालव्य स्थान। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो बनेगा तो उसे बोलेंगे क्या, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है, और ऐसा स्वर जो है आपका अ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो है ये कंठ तालु वाले शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला को थोड़ा समझ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला को वैसे तो देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है वैसे हिंदी वर्णमाला को। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है।
हिंदी वर्णमाला में दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, नंबर 2 है व्यंजन। नंबर 2 कौन सा है? व्यंजन है। ठीक है, स्वर वर्ड कौन से होते हैं? स्वर वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, यदि इनकी आप बात करें तो कौन कौन से होते हैं? ये हास्य स्वर। ठीक है, कौन कौन से? हास्य स्वर, स्वतंत्र रूप से जिनका हम उच्चारण करते हैं उनको क्या कहलाते? वो कहलाते हैं स्वर। ठीक है, इसमें आता है आपका हास्य स्वर। ठीक है, हास्य स्वर आएगा। ठीक है, तो हास्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। उनका क्रम क्या होगा, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं एक बार। क्रम, ठीक है, स्वर और उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आ। स्वर कौन सा है? आ। तो इसका जो ये हास्य स्वर है और इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आप ई। ठीक है, आ के बाद ई, इसका होता है उच्चारण स्थान तालु। ठीक है, मैं आपको हास्य स्वर के बारे में बता रहा हूं, तो इसमें आपका आएगा उ, इसका होता है ओष्ठ। ठीक है, नंबर 4 यदि आप देखेंगे तो आपका होता है री। री का होता है कंठ और तालु, तो ये हास्य स्वर में आता है कंठ तालु। ठीक है, इसके बाद हास्य स्वर के बाद हम बात करेंगे, तो ये स्वरों की बात कर रहे थे हम, का नंबर हो गया हास्य स्वर। इसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक है, हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे, वैसे इनका भी एक सीक्वेंस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्रम, स्वर और स्वर का उच्चारण स्थान। ठीक है, क्रम नंबर 1 पे लिखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं ना। बड़ा आ हो गया आपका, बड़ी ई हो गई। ठीक है, वैसे सीक्वेंस में बनाते हैं। तो जो बड़ा आ है, ठीक है, तो बड़ा आ जो है आपका कहाँ से बोलते हैं हम? कंठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंठ से संबंधित है। बड़ी ई संबंधित किससे है? तालु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तालु से संबंधित है। ये संबंधित है कंठ से, उच्चारण स्थान कंठ होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, तालु से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट बात करेंगे आपका बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बोलते हैं, जैसे बड़ा ऊ तो वो ओष्ठ से संबंधित होता है। किससे होता है? ओष्ठ से। ओष्ठ से, ओष्ठ से संबंधित है आपका ये। बात करेंगे आपका जो है नंबर 4। नंबर 4 यदि आप बात करेंगे तो बड़ा ऊ के बाद आपका ए आता है। ठीक है, ए और ए, ए और ए, अभी हम इन्हीं की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो आपका ए है वो कंठ तालु से, ए है वो भी कंठ तालु से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यही आपसे पूछा गया था, कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य बोलते हैं आप इसको, ये भी कंठ तालु। ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करेंगे ए के बाद में, ठीक है, तो ओ और औ। ठीक है, ओ और यहाँ पे नंबर 7 है औ। ओ और औ, तो जब ओ और औ की बात करेंगे तो इनको बोलते हैं कंठ और ओष्ठ से। किससे बोलते हैं? कंठ ओष्ठ से। किससे बोलते हैं? कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो हास्य स्वर हो गया और दीर्घ स्वर हो गया। इसके बाद आपके आते हैं अयोगवाह। ठीक है,
तो अयोग्य में कौन कौन से अयोग्य है एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे ग नंबर है आपका अयोग्य। इसमें भी क्रम लिख लेते हैं अपना, ठीक है। स्वर लिख लेंगे और स्वर का उच्चारण स्थान लिख लेंगे, उच्चारण स्थान लिख लेंगे, स्थान, ठीक है। 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो अयोग्य किसे बोलते हैं? अंग आह, ठीक है। किसको? अंग आह को। तो इसको जो है अंग, ये जो है आह, इसको अनुसार होता है, ठीक है। अयोग्य है तो इसे इसको बोलते हैं अनुसार, ठीक है। और यदि इसमें आप बात करेंगे आहा, तो आहा क्या है? विसर्ग है, ठीक है। वैसे यदि आप बात करें तो इसमें क्रम है, ये वर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा सेक्शन आपका इसका इरेजर का सिस्टम कहाँ पे है, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रम, क्रम के बाद आपका ये वर्ण है, ठीक है। क्या है ये? वर्ण है और उसका नाम है, ये आना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ठीक है। तो इसको अंग और आहा जो है 2 वर्ण है इसमें, ठीक है। ये अनुसार होता है और उसको विसर्ग बोलते हैं, आहा को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको छोटी सी समझ लेनी हिंदी वर्णमाला में। अब हम बात करेंगे इसके बाद अपने व्यंजन की, ठीक है। व्यंजन, तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वर की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा व्यंजन को भी समझ लेते हैं। मैं आपको एकदम छोटा सा बेसिक समझा रहा हूँ इसका, ठीक है, जो आपको याद भी रहेगा। तो व्यंजन के प्रकार में आप जाइएगा व्यंजन के सेक्शन में, यहाँ पे व्यंजन, ठीक है। नंबर 1 पे आप आइए व्यंजन पे। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको। स्पर्श व्यंजन क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्गीय, अगर आप देखें वर्गीय व्यंजन में इसमें तो कंठ वर्ग के होंगे। किसके होंगे? कंठ वर्ग के। तो कंठ वर्ग के जो का से लेकर के अंग तक आते हैं। फिर इसके बाद आपका तालव्य वर्ग होता है, जो चा वर्ग वाले होते हैं ना, ठीक है। तो नंबर 1 है आपका कंठ वर्ग, इसके अंदर का नंबर है कंठ वर्ग, ठीक है। कंठ वर्ग होते हैं, ठीक है, कंठ वर्ग के होते हैं। तो इसमें आपके आते हैं का, का, घा और फिर ये अंगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है तालव्य वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? तालव्य वर्ग आता है इसमें। तालव्य वर्ग, ठीक है। तो तालव्य वर्ग की बात करें तो तालव्य वर्ग में जो आपका चा वर्ग आता है, चा छा जा झा इया, ठीक है। चा छा जा झा और ये आपका इया, ठीक है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है मूर्धन्य वर्ग, ठीक है। मूर्धन्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं एक बार समझ लेते हैं। मूर्धन्य वर्ग आएगा ये। तो यहाँ पे मूर्धन्य वर्ग में बात करें तो ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ
और अना, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर नेक्स्ट है दंत वर्ग, ठीक है। तो दंत वर्ग में आपके कौन से आते हैं, जो ता वर्ग वाले होते हैं, ता थ द ध ना, इनको जब बोलते हैं तो दंत यानी कि दांत की जो है सहायता लेनी पड़ती है, दंत वर्ग बोलते हैं आप इनको, दंत वर्ग। ता थ द ध और ना, ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका ओष्ठ वर्ग, क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ वर्ग, ठीक है। तो ओष्ठ वर्ग में आपके कौन कौन से आते हैं, पा फा बा भा मा, ठीक है। पा फा बा भा मा, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका अंतस्था व्यंजन, कौन से होते हैं, अंतस्था व्यंजन, ठीक है। तो अंतस्था व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसमें, यदि आप देखें अंतस्था व्यंजन, तो अंतस्था व्यंजन किसे बोलते हैं, अंतस्था व्यंजन में जो है या रा ला वा होता है, ठीक है। और वैसे अंतःस्थ लिखा जाता है इसको, अंतः स्थ कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं इसको, या रा ला वा आते हैं इसमें, या रा ला वा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कौन से, ठीक है। तो सा सा हा, कौन से, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यदि आप बात करेंगे तो इसमें होता है सा हा, ठीक है। सीटी आपका जो है ईसा होता है खटकोड़ वाला, फिर सरौते वाला और फिर ये हा, ये चार इसमें वर्ड आते हैं, ठीक है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है आपका, लास्ट जो होता है ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, जो किन्हीं व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपका आता है छात्र और ज्ञा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे क्लास के एंड तक आपको याद भी हो जाएगा, अगर आप खुद से लिखते जाइएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूँ तो आपको याद भी हो जाना है, छा त्र और ये आपका ज्ञा, ठीक है, छात्र और आपका ज्ञा। यदि आप बात करेंगे इसको थोड़ा सा संक्षिप्त वर्गीकरण यदि आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका वर्गीकरण भी कर दूं कि किसमें कितने हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा इससे पहले यहाँ पे हाँसु स्वर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा दीर्घ स्वर, हाँसु स्वर पढ़ा हमने, फिर पढ़ा हमने दीर्घ स्वर अपना पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने अयोगवाह पढ़ा है, अयोगवाह, ये आपकी पूरी वर्णमाला को थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हाँस्य स्वर कितने थे आपके, 4 थे। दीर्घ स्वर कितने थे, 7 थे, ठीक है। चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 के चारों आपके जो है हाँस्य स्वर हैं। और ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये आपके दीर्घ स्वर है। और यहाँ पे अंग और आह, ये 2 जो है अयोगवाह हैं। तो अयोगवाहों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई अयोगवाहों की संख्या, ठीक है। तो यदि आप बात करें कुल स्वर कितने हो गए, तो कुल स्वर हो गए आपके, यदि आप अयोगवाहों के साथ देखेंगे तो 13 हो जाते हैं, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो कुल स्वर कितने हैं, 13 हैं। यदि आप बात करें ऐसे व्यंजन की, ये तो हो गया स्वर, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हो गया। यहाँ पे यदि आप बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन में आपने कौन कौन से व्यंजन पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पढ़ा है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन में कहाँ तक आएगा आपका, ठीक है, ये कंप्लीट आपके स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक कंठ वर्ग से लेकर के ओष्ठ वर्ग तक। और इनकी संख्या जो होती है स्पर्श व्यंजन की 25 होती है। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इसके बाद आपने पढ़ा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन जो आपने पढ़े हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है, या रा ला वा। फिर आपने पढ़े हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ये भी 4 हैं। और छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है ना, तो ये कितने हैं, ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन 3 है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके? 3 हैं। यदि आप इनका जो है पूरा योग करिएगा तो कंप्लीट जो है व्यंजन आपके ये निकल आएंगे 36। ठीक है, तो अभी आपने जो पढ़ा हिंदी वर्णमाला, यदि आप बात करें स्वर और व्यंजन दोनों को, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर प्लस व्यंजन यदि आप करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण आ गए आपके? 49 हो रहे हैं। 36 और 13 अपना ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 36 और 13 स्वर और व्यंजन मिला करके 49 हो रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा मैंने आपको ये वर्णमाला यहाँ पे समझा दिया है। इसमें आपको जो पूछता है एग्जाम में वो आपको अपने पास रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, एक तो ये सेक्शन आपका है, एक मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, और एक आपका ये सेक्शन है। ठीक है, 2 सेक्शन आपके पास हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में। ठीक है, तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पे अभी हमने बात करी है, तो उच्चारण स्थान के स्थान पे अ की जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ठीक है, हमने ये भी बात किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। ठीक है, शुद्ध वाक्य का आपको क्या करना है? चयन करना है। अनेक निराशा दंड के भागी हुए। निराशा कभी दंड की भागी नहीं होती है, व्यक्ति होते हैं। पहली बात तो ये गलत हो गया। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, नहीं, एकमात्र और 2 कारण एक साथ नहीं आ सकता। या तो आएगा इसके 2 कारण हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इसका एकमात्र कारण यह है। ठीक है, तो ये भी गलत है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह, तूफान आने का संदेह नहीं है। ठीक है, संभावना है, तूफान आने की संभावना है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे माता पिता की शुश्रूषा करना चाहिए। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। बिल्कुल माता पिता की सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो शुश्रूषा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है और ये भी एक स्त्रीलिंग ही यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। सही उत्तर आपका यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव? अभी हमने पढ़ा है रस को, तो रस में हमने पढ़ा है कि जुगुप्सा आपका जो है विभत्स रस का है। ठीक है, सीधा सीधा करंट आपका यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इस चीज़ को, रस के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ा है। ठीक है, तो विभत्स रस का है। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? घृणा होता है, और घृणा से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 30 है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? निधन कलंक। ठीक है, निष्कालांक, निधन कलंक, निष्कालांक नहीं होगा। ठीक है, निष्कलंक ये भी नहीं होगा, निष्कलंक ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं ऐसा क्यों है, संधि के नियम के अनुसार ऐसा क्यों है, निधन कलंक। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन है निधन कलंक, तो यहाँ पे निह जो है विसर्ग आया हुआ है। ठीक है, तो जब ये विसर्ग आता है ना, ठीक है, निह क्या है कि यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, तो विसर्ग जब किससे मिलता है? का से मिलता है। किससे मिलता है? का से मिलता है, तो क्या बनाता है? शा बनाता है। क्या बनाता है? शा बनाता है। जब वैसे अगर आप समझे कि संधि, तो संधि को पहले आपको समझना पड़ेगा कि संधि होती क्या है। जब 2 वर्डों या शब्द मिलकर, ठीक है, नया शब्द बनाते हैं और जिस शब्दों का पूर्ण अर्थ निकले, ठीक है, और उनके मिलने से ध्वनि में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे आप? शब्द संधि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पहला शब्द है वो कौन सा है? नि। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है? कलंक में का है। ठीक है, तो नि कलंक है वैसे, जब विसर्ग है वैसे नि। ठीक है, तो जो का वर्ग के व्यंजन होते हैं, जो संधि का नियम है, जो का वर्ग के व्यंजन होंगे, का वर्ग में का, खा, गा और ये घा। ठीक है, जब भी ये का वर्ग के व्यंजन या चा वर्ग के व्यंजन आएंगे, ठीक है, किसके किसके? का वर्ग के और चा वर्ग के व्यंजन यदि आएंगे, याद रखना है संधि का नियम है कि का वर्ग या फिर चा वर्ग के जब भी विवर्ण आएंगे, ठीक है, किसके बाद? विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद, यानी कि जब भी विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद का वर्ग आएगा या फिर चा वर्ग आएगा, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सा में बदल जाएंगे। ये बात आपको एकदम याद रखना है। ठीक है,
सा में बदल जाएंगे, ठीक है। और इसी नियम का प्रयोग करके यहाँ पे जो है ना, नी के अंत में जो विसर्ग आया है और कलंक शब्द का जो पहला वर्ण है का है, ठीक है, तो दोनों नियम के अनुसार क्या हो गया है, निष्कलंक क्या हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है। ये जो है करेक्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे आपका सेक्शन जो है निष्कलंक कहाँ पे है, सेकंड नंबर आपका करेक्ट है, निष्कलंक, ठीक है। बाकी सब इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ठीक है। तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी पर जो क्रम तय आ जाए, ठीक है, परागत, तथागत, क्रमागत या अन्यागत, ठीक है, अन्यावगत, आपको बताना है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा होगा, क्रमागत, जो चला आ रहा हो, एक क्रम से दूसरे क्रम पे आ रहा हो, उसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं परागत, तो परागत का मतलब हो गया कि कोई वस्तु है या परंपरा है या रीत है या व्यवस्था है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो है आ रही हो, ठीक है। तो ऐसे अर्थ को व्यक्त करने वाला जिस एक शब्द ही है आपका क्रमागत, ठीक है। निरंतरता होनी चाहिए, उसमें क्रम होना चाहिए और पीढ़ीगत प्रवाह होना चाहिए, तो है क्रमागत, ठीक है। बाकी यदि आप बात करेंगे इसमें जो है परागत, तो परागत तो गलत ही है ना। परागत का मतलब ये होता है आपका परंपरा से चला आने वाला, परंपरा से, ना कि पीढ़ियों से, ठीक है। थोड़ा सा भाव आ रहा है लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमबद्ध तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है, ये उपयुक्त नहीं होगा। तथागत जो है, तथागत यदि आप बात करें, तथागत जो है ना, ये तथागत शब्द जो है बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है और भगवान बुद्ध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए प्रयोग करते हैं इसका, भगवान बुद्ध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बौद्धिक साहित्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ जो है इस संदर्भ में प्रयुक्त नहीं है, तो ये विकल्प पूर्णतः जो है असंगत है, ठीक है। यदि आप बात करते हैं क्रमागत, तो क्रमागत तो आपका सही है, और ये बात करते हैं अन्यावगत, ठीक है। तो अन्यावगत की बात करेंगे आप जो है, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, संबंधित ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है, संधि और संधि विच्छेद, समास और अलंकार, ये सब बहुत आ रहे हैं, रोला भी आ चुका आपका, ठीक है। तो पवन का संधि विच्छेद पूछा है, पवधन न, गलत है, इसका तो कोई अर्थ नहीं दिख रहा, पोधन अवन, पौधन अन या पोधन अन, ठीक है। तो पोधन अवन भी गलत है, पौधन अन भी गलत है, पोधन अन, ये आपका अयादि संधि यहाँ पे, ठीक है। यदि आप बात करें तो ओ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, वह बना रहे हैं, ठीक है। तो पवन शब्द जो है क्या है, एक स्वर संधि से बना हुआ है, और यहाँ पे एक संधि का प्रकार है अयादि संधि। यदि संधि का नियम की आप बात करें तो जब किसी शब्द में पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ, पहले शब्द के अंत में ओ आ जाए और द्वितीय शब्द के अंत में प्रारंभ में आ जाए, तो ओ और आ मिलकर के क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं। वहां पर क्या होगा, आपका शब्द निर्माण हो जाएगा वा का, और ये संधि बन जाएगी आपकी अयादि संधि, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पोधन अन, ठीक है। अन्य विकल्प क्या हो गए आपके, गलत हो गया, तो पोधन अन मिलकर के क्या बनाएंगे, पवन हो जाएगा, ठीक है। तो पोधन अन होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है, देखिए संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, ये शब्दों के बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब संकर शब्द होते क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो संकर शब्द की परिभाषा यदि आप बात करें, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। दो भिन्न भाषाओं, ठीक है, के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि यदि हम बात करें कोई एक भाषा है संस्कृत, तो दूसरी भाषा है यहाँ पे फारसी, ठीक है, दूसरी भाषा है आपकी फारसी, तो उन शब्दों को क्या कहेंगे, हम संकर शब्द कहेंगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कहेंगे कि एक भाषा का भाग संस्कृत या हिंदी हो और दूसरी भाषा का भाग फारसी, अरबी, उर्दू
या अंग्रेजी से लिया गया है, तो ऐसा शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आप विकल्प में बात करें कि यहाँ पे आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल और चुगलखोर, 4 आपको जो है यहाँ पे दे रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सा वाला शब्द जो है संकर शब्द है। ठीक है, तो चुगलखोर जो है ये आपका जो है संकर शब्द है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चुगल जो है, ये चुगल, ये या तो उर्दू का शब्द है या तो हिंदी का शब्द है। ये हिंदी या तो उर्दू का शब्द है। ठीक है, लेकिन जो खोर शब्द है ये शब्द आपका फारसी। कौन सा शब्द है ये आपका फारसी शब्द है। तो यह शब्द 2 अलग भाषाओं के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए चुगलखोर एक संकर शब्द है। ठीक है, तो इसमें हिंदी, उर्दू या फिर फारसी तत्वों का क्या है, मेल है, तो ये संकर शब्द हो गया। ठीक है, यदि आप बात करें संकर शब्द की, तो मैं 2 अलग अलग भाषाओं के कुछ शब्दों को जो है कुछ एग्जाम्पल आपको और दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे चुगलखोर हो गया आपका, एक होता है रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी संकर शब्दों में एक है आपका रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल जो है, ठीक है, वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी का है हिंदी शब्द है आपका। रेल ये अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी ये जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, डाकघर। डाकघर में जो है ना, डाक जो होता है वो फारसी शब्द है, जो कि घर है वो हिंदी शब्द है। ठीक है, डाकघर, डाक होता है आपका फारसी, घर होता है आपका हिंदी। ठीक है, डाकघर हो गया। फिर आपका हो गया, इसके बाद यदि आप बात करें तो कचहरी, कचहरीदार। ठीक है, कचहरीदार में जो कचहरी जो होता है वो फारसी शब्द है और दार जो है फारसी या हिंदी शब्द होता है। ठीक है, सरकारी बाबू आप बोलते हैं ना, सरकारी बाबू, तो सरकारी बाबू में सरकारी फारसी शब्द है, बाबू हिंदी शब्द है। और एक शब्द आप लिखिए थानेदार। ठीक है, तो थानेदार में जो थाना है, थाना शब्द ये फारसी शब्द है। ठीक है, और जो दार है ये भी फारसी शब्द ही होता है वैसे तो। ठीक है, या फिर हिंदी का शब्द होता है। इसके बाद किताब घर, तो किताब घर की बात करेंगे तो किताब घर में जो किताब है ना वो अरबी या फिर फारसी है, जबकि घर हिंदी शब्द होता है। पोस्टमैन, पोस्टमैन में पोस्ट अंग्रेजी का शब्द है और मैन, मैन जो है अंग्रेजी शब्द है या फिर ये भी एक संकर शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे संकर शब्द मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं, आप सुन करके एक बार पोस्ट करके लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवनी का विलोम शब्द है। ठीक है, तो अवनी का विलोम शब्द बताने से पहले अवनी का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप विलोम शब्द बता पाइएगा कि अवनी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अवनी का अर्थ क्या होता है, अंबर। ठीक है, आकाश, अवनी का मतलब ही होता है, सॉरी, अवनी का विलोम शब्द बताना है आपको। अंबर मीन्स तो आकाश होता है आपका, अवनी मीन्स आकाश नहीं होता है। अवनी बोलते हैं पृथ्वी को। ठीक है, धरती को बोलते हैं, धरा को बोलते हैं। ठीक है, तो अवनी का मतलब होता है पृथ्वी और इसका विलोम बताना है आपको। ठीक है, पृथ्वी या धरा या धरती हो गया। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा आकाश या फिर अंबर हो जाएगा। सितारा क्या, सितारा एक पिंड है जो आसमान पे, तो सितारा नहीं होगा। धरा इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। शशांक, शशांक बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, तो शशांक बोलते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा का पर्यायवाची है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। ठीक है, संघर्षी पूछा है, संघर्षी, तो संघर्षी का मतलब क्या होता है, जो व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। तो जो ऊष्म व्यंजन होता है, अभी मैंने बताया है कि हिंदी वर्ड विज्ञान में संघर्षी या ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान पर रुकती नहीं है। ठीक है, बल्कि संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, जिससे एक प्रकार की ऊष्मा गर्मी या फिर घर्षण उत्पन्न होता है, इसी कारण उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। या फिर हिंदी के संघर्षी या ऊष्म व्यंजन अगर आप बात करें तो हिंदी में संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 हैं। सा सा हा। ठीक है, सा हा, तो यहाँ पे हा है, मैंने चारों आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, सा और हा। तो यहाँ पर हा है, तो संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन यही हो जाएगा, बाकी सब जो है
मैंने अभी आपको बताया, तो एक बार देख लीजिएगा, सब गलत है। अभी मैंने बताया इसी वीडियो में, ठीक है। अभी हमने व्यंजन के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। अच्छा जी। तुम्हारी दृष्टि इस पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, और चारों में से आपको बताना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, नहीं भाई, गलत है ये। तुम्हारी दृष्टि इस पुस्तक पर होनी चाहिए, ये भी गलत है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ये भी गलत है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि आप बात करें कि जो है ना इसमें व्यवहारिक जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं हुआ और अर्थ स्पष्ट जो है नहीं है। ठीक है, जो बाकी जो 3 आपके दे रखे हैं, मैं बात करूं अगर आपकी, तो मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया और काल दोनों का प्रयोग जो है ना सही नहीं हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए कि मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, एक तो यही जो है किए। ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो पसंद किए में वर्तनी और क्रिया रूप दोनों में विशेष जो है ना दोष है। ठीक है, वर्तनी भी ठीक नहीं थी, ठीक है, और क्रिया रूप में विशेष जो है अशुद्ध माना जाएगा इसको। तुम्हारी दृष्टि इस पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक है, तो दृष्टि के साथ सामान्यता क्या है, किसी विषय पर या किसी कार्य पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यता यहां पर जो है नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलत है ये। इसके बाद जो है अधिक शुद्ध अगर आप बात करें तो तुम्हारी दृष्टि की जगह होना चाहिए, तो वैसे इसमें तुम्हारा ध्यान तुम्हारी पुस्तक पर होना चाहिए, तो ये करेक्ट होता। ठीक है, इस पर बात की गई। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ये क्यों गलत है। ठीक है, निर्माण तुलसीदास ने किया की जगह होना चाहिए। यहाँ पे निर्माण शब्द तो भौतिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है, तो ये तो ग्रंथ है, तो ग्रंथ की क्या होती है, निर्माण होता है, रचना होती है। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, निर्माण किसी वस्तु का या विला का या घर का होता है। ठीक है, अतः जो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये भी गलत है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये भी गलत है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपका मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 और 39 और 40। ठीक है, बस 2 से 3 क्वेश्चन और आपके बाकी होंगे। वाक्यों के उचित क्रम का चयन करें। ठीक है, जैसा मूल में दिया गया है वैसा जो है आपको उचित क्रम बताना है इसका। ठीक है जी, चलिए एक बार इसके उचित क्रम की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले तो इसको ठीक कर लेते थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आए कि क्रम कहाँ तक है। हाँ ठीक है, वाक्यों के उचित क्रम का चयन करें। मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है, पहले पढ़ेंगे आराम से। मजदूरों की बस्तियों में वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षक आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है जी, चलिए एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। रा वा ला या ला रा वा या रा ला वा, ठीक है, या ला रा वा वाला या रा। ठीक है, वाक्य को चलते हैं एक बार। मजदूरों की बस्तियों में, इसके बाद क्या होगा, वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, नहीं, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, या फिर मजदूरों की बस्तियों में और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं के बिगड़ने से। ठीक है, तो यदि इसको आप बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये 38। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, अपने एंड से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, चारों दिखा देता हूं मैं आपको।
ये इसके चारों ऑप्शन हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, एक तो आपका ये आएगा पहले, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं, दूसरा ये आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद और कल्याणकारी कार्यकलापों के ना होने से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इसको बोला हमने, दूसरा इसको बोला हमने, तीसरा इसको बोला हमने, तो बचा हुआ कौन सा है, वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, ठीक है, बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस को देखेंगे, हमने जो बात करी है वो बात करिए रा व ला या, ठीक है। यही सीक्वेंस ही आपका है, पहले हमने इसी की बात की थी, ठीक है। ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है, ये करेक्ट होगा, बाकी सब इनकरेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। रा व और आपका ला, फिर जो है या, ऐसा आएगा, ठीक है। व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, ठीक है, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है वाक्यों के उचित क्रम का चयन करना है आपको। अपने सुधी पाठकों के लिए आज से, ठीक है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे, चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, ठीक है। ये अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया जैसे यह था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39, अभी 38 आपने सॉल्व किया, आप 39 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार समझते हैं 39 में क्या है। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो यह आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे, ठीक है। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक है, और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, तीसरा नंबर ये हो जाएगा आपका, और किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं, चौथा नंबर ये होगा, अतः हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको, तो रा या ला, ठीक है, रा या आपका हो गया व के बाद आपका ला, ये ऑप्शन रा या व ला कहाँ पे है देखते हैं, ये रहा आपका रा या व ला, यहीं पे यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा आपको, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको जो है ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जैसे मुझे जो है ना, ये कभी कभी बोर्ड अपना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, ठीक है, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि और इन्हें देखने के लिए, ठीक है, पहले रामायण और जब अब महाभारत अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं, ठीक है। 6 पार्ट आपको दे रखे हैं, 6 में से आपको बताना है क्रम क्या होगा। तो दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक कौन कौन से भाई, पहले रामायण और अब महाभारत, तो नंबर 1 में तो यही आ जाएगा, तो ठीक है। इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, दूसरे नंबर में आ जाएगा, लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखना है अपने को कि 1 नंबर पे यानी कि व कहाँ पे, व और कहीं है, 2 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। व यहाँ पे भी है, व यहाँ पे भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अपना रा किस पे, इस पे भी नहीं, ये भी गलत हो गया, ये वाला हो गया, व रा और या ला, ठीक है। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 40/40। आपके एग्जाम में UPSSC लेखपाल के एग्जाम में ये जो अगर देखेंगे आप, तो इसमें करीबन 10 अंक के लिए हिंदी आएगी, ठीक है, लेकिन 10 अंक का बेस बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो को देखना होगा, आप अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से देखिए, नोट्स भी बनाते चलिए छोटे छोटे, और बाकी फाउंडेशन कोर्स से जुड़ने के लिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप है,
ठीक है, उसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको आज़ाद वनडे एकेडमी की जो क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी और हमारे अपने सेक्शन पे भी मिल जाएंगी। इन क्लासेस के अलावा, ठीक है, हमारे ऐप के में ये क्लासेस तो हैं ही, इसके अलावा आपको आपका हो गया ग्राम्य समाज, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, यानी कंप्लीट स्टैटिक जीके आपका। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में आपका जो डाटा एंट्री का सेक्शन है, ठीक है, डीआई का सेक्शन जो है वो सेक्शन आपको मिलता है उसमें। और इसके अलावा यदि आप बात करेंगे यूपी स्पेशल राज्य विशेष के जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के जो क्लासेस है वो भी आपको मिलते हैं। तो उसके लिए आपको आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डेली जो है प्रीवियस ईयर की जो क्लासेस हैं लगातार आती रहेंगी। अभी हम बात करें 125 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर हिंदी से संबंधित हैं, और आज जो है इस वीडियो के माध्यम से 75 पहले हो गए थे, मैंने पहले डिस्कशन किया था, और ये 40 है, तो 115 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सीरीज में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, और अभी तक आप लोगों ने जो ध्यान से सुना है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रणाम भारत। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।